हेलो फ्रेंड्स, तो हम बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स पढ़ रहे थे डबल ए नोट्स से। तो ये डबल ए नोट्स के माइनर्स हैं। 25 तक हम निकल लिए थे, आज 26 है। हेल्दी स्किन इज़ मेड अप ऑफ द बेस्ट कोलाजन टाइप। तो हेल्दी स्किन में कौन कौन से कोलाजन होते हैं? टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन होता है। क्योंकि टाइप 1 हमारे पास क्या है, वो बोन्स वगैरह में भी होता है, लेकिन स्किन में भी होता है। टाइप 3 भी स्किन में होता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइन्स इन द सेम इंडिविजुअल, दिस जेनेटिक फिनोमिना इज कॉल्ड, इसको कहते हैं मोसिज्म। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल एक जाइगोट है, ठीक है। अब स्पर्म और एग मिल गए, अब क्या बन गया? ये दोनों मिलके इन्होंने क्या बनाया? एक सेल बनाया, जाइगोट। अब ये जाइगोट जब डिवाइड होता है, फॉर एग्जांपल इसने हमारे पास क्या है, 2 या 4 सेल बना लिए। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर एग्जांपल एक सेल में म्यूटेशन हो जाता है, ये डिफरेंट टाइप का सेल होता है। तो अब ये सेल भी डिवाइड होता रहेगा, ये बाकी सेल्स भी डिवाइड होते रहेंगे। तो नया जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें इस टाइप के सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इससे डिफरेंट है ये वाला, ठीक है। और ये वाले सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो उस जो बंदा होगा, इंडिविजुअल होगा, उसको हम कहेंगे मोज़ेक है, वो पर्सन मोज़ेक है, या उसमें मोसिज्म हुआ है। अच्छा, फिर मतलब जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइन्स होते हैं, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल में, तो उसको कहते हैं मोसिज्म। आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया। तो जाहिर सी बात है, हाइपोक्सिया में क्या होता है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट डिपेंड्स मोस्ट क्लोजली ऑन बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स अगर ज़्यादा होगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट थोड़ी ज़्यादा होगी। एच बी रिसेप्टर प्रोटॉन फ्राम विच अमाइनो एसिड, ठीक है। एच बी मतलब हेमोग्लोबिन एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन को किस अमाइनो एसिड से, सो दैट एच पी कैन एक्ट एज अ बफर, ताकि एच पी बफर के तौर पर काम कर सके। तो वो है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन एट से हाइड्रोजन आयन। तो हेमोग्लोबिन क्या है? हिस्टाडीन से हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन गेन करता है और फिर बफर के तौर पर काम करता है। इन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट इफ फिनोटाइपिकली इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। अब देखिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट हमारे पास जो डिफेक्ट होते हैं वो हमारे पास 95% 98% ऑफ द टाइम क्या होते हैं, वो फिनोटाइपिकली पेशेंट में अपेयर होता है वो करेक्टर। लेकिन कभी कभार अगर अपेयर ना हो तो फिर हम कहते हैं क्या है? रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस है। जब अपेयर होगा तो हम कहेंगे पेनिट्रेंस क्या है? कंप्लीट पेनिट्रेंस है। जब अपेयर नहीं होगा वो करेक्टरिस्टिक, हालांकि ऑटोसोमल डोमिनेंट में अपेयर होना चाहिए, लेकिन कभी कभार हमारे पास कुछ वजूहत की वजह से उसमें वो करेक्टरिस्टिक अपेयर नहीं होता। जीन्स उसके प्रेजेंट हैं, उस ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं लेकिन उस करेक्टर के लिए, लेकिन फिर भी वो करेक्टर प्रेजेंट ना हो तो फिर उसको कहते हैं रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। Obesity is calculated as more than 25% of weight is of fats in women, ठीक है, विच विल बी द सेम सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एंड HMP शंट। ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन मीन्स ग्लाइकोजन, निसिस का मतलब है प्रोडक्शन। तो ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन के दौरान, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दौरान और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट जो होता है, तो उस पाथवे, इन तीनों पाथवे के दौरान कौन सा सबस्ट्रेट कॉमन होता है? वो है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ये तीनों में बनता है। अच्छा, यहाँ पर अभी आगे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट एमसीक्यूज़ है। अब पहले हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और HMP शंट में कौन सा कॉमन सबस्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर है विच वन इज सेम इन ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन को बनाना। ग्लाइकोजन कैसे बनता है? बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लाइकोजन बनता है, जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है इन लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। और ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब है? ग्लूको का मतलब ग्लूकोज का बनना, नियो मीन्स न्यू, न्यू ग्लूकोज का बनना। न्यू ग्लूकोज का बनना ये मतलब फैटी एसिड से न्यू ग्लूकोज बन रहे हैं, उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब फैटी एसिड कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में, ये भी लिवर में होता है ये प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो कॉमन हमारे पास सेम स्टेप है या सबस्ट्रेट है, वो क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी के किस पार्ट में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम होते हैं? साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, ये आपको पता है। उसके बाद पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन जो होती है और वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, वो एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रेब साइकिल में, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और फिर क्रेब साइकिल के एंजाइम भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी के ऊपर होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, क्रिस्टी जिसको कह रहे थे, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो करिकुलर निजार टाइप 2 विच एंजाइम डिफिशिएंसी विल अकर।
अभी एक रेगुलर निजार टाइप 2 है, ये लेस सीवियर होता है। एक होता है रेगुलर निजार टाइप 1, वो ज़्यादा सीवियर होता है। अब इन दोनों में मसला किस चीज़ में होता है? यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज में होता है। अब टाइप 2 में जो है ये इसकी डिफिशियंसी है, लेकिन ये कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं है। जो टाइप 1 होता है उसमें कम्प्लीटली ये एंजाइम एब्सेंट होगा। अब इस एंजाइम का काम क्या था? देखो नाम से ज़ाहिर है, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। अब मतलब ये ग्लूकुरोनिक एसिड को ट्रांसफ़र कर रहा था। ट्रांसफ़र करके कहाँ? ये उसको अटैच करवा रहा था बिलिरुबिन के साथ। बिलिरुबिन की क्या? ग्लूकुरोनाइडेशन करवा रहा था, और उसके बाद फिर बिलिरुबिन फीसेस में हमारे पास रिलीज़ हो रहा था। अब अगर उसकी ग्लूकुरोनाइडेशन नहीं होती या उसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड बिलिरुबिन के साथ नहीं मिलेगा, तो बिलिरुबिन हमारे पास फीसेस में नहीं जाएगा और वो ब्लड में मौजूद रहेगा। और बच्चों में अगर होगा तो बच्चों में ब्लड ब्रेन बैरियर वीक होता है, तो सारा बिलिरुबिन क्या होगा? इंटर हो जाएगा ब्रेन में। फिर उसको कहते हैं कर्नेक्टेरस। उस कर्नेक्टेरस की वजह से फिर क्या है? डेथ हो सकती है बेबी की। तो टाइप 2 इतना सीवियर नहीं है, लेकिन टाइप 1 बहुत सीवियर है, उसमें जल्दी डेथ होती है। विच वन इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़? एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो अगर हाँ जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप 1 लाइपोप्रोटीनीमिया काज इज डिफिशियंसी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ये एंजाइम एब्सेंट होगा तो टाइप 1 लिपोप्रोटीन। देखो लाइपोप्रोटीन लाइपेज नाम से जाहिर है कि ये लाइपोप्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर रहा होता है। अब ये एंजाइम जब डिफिशिएंट है तो लाइपोप्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं होगी, और लाइपोप्रोटीन क्या है? ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे। ईमिया का मतलब ब्लड के अंदर, तो उसको कहते हैं टाइप 1 लाइपोप्रोटीनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काजेज नाइट ब्लाइंडनेस? वो विटामिन ए है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको नेक्टेलोपिया भी कहते हैं। नेक्टेलोपिया, नेक्टे मीन्स नाइट, लोपिया मीन्स ना देख पाना। तो विटामिन ए डिफिशियंसी क्या है? उसमें हमारे पास सबसे पहले बाइटार्ड स्पॉट्स बनते हैं, ठीक है, आई बाल के अंदर। फिर नाइट ब्लाइंडनेस होती है। फिर कार्नियल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया भी हो सकता है, ठीक है, कार्नियल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। कार्नियल डिजेनरेशन भी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस भी फिर होती है। टेराटोजेनिक इन एक्सेस, अगर एक्सेस होगा विटामिन ए फिर टेराटोजेनिक है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो क्लेफ्ट प्लेट और कार्डिक एब्नॉर्मलिटीज़ काज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज़ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राईन्यूक्लियोटाइड है? तो वो किस में होते हैं? फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम में, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज़ में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में वो नहीं है, तो फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है, ठीक है। कोलिन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ स्फिंगोमाइलिन। अब स्फिंगोमाइलिन का दूसरा नाम क्या है? फास्फाटिडाइल कोलिन, जो कि एक फास्फोलिपिड है और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और उसका स्पेसिफिक नेम है स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। इस वजह से कोलिन की हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर वो एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो फिर सेल को इंजर कर सकता है। न्यूक्लियोलस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए। देखो न्यूक्लियोलस हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन ही क्या होता है? आरएनएस बनाना, स्पेशली राइबोसोमल मैसेंजर ट्रांसफर सब आरएनएस वहीं पे बनते हैं। अ क्रोनिक स्मोकर मेल प्रेजेंटेड विद द कफ ऑन एग्जामिनेशन ही इज सियानोज, रीज़न क्या है? अब क्रोनिक स्मोकर मेल है और उसको कफ भी है साथ में, वो उसको सियानोसिस हुई है, तो उसका काज क्या है? इंक्रीज लेवल ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब वो हीमोग्लोबिन जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच ना हो। ऑक्सीजन अटैच तो होता है लेकिन कम होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ समझे अटैच ज़्यादा होता है। कलर ब्लाइंड पर्सन कांट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड। अच्छा, यहाँ पर आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये पहले भी मैंने आपको समझाया था। एक हमारे पास होता है कि पेशेंट जो है ग्रीन एंड रेड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और दूसरा है रेड एंड ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये सेम नहीं है। लोग समझते हैं ये सेम स्टेटमेंट है, क्या फ़र्क है इसमें? इसमें फ़र्क है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर कलर ब्लाइंड पर्सन है जो कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ग्रीन एंड रेड में, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? ड्यूटेरियनोफिया इसको कहते हैं। अभी देखें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। अगर वो पेशेंट जो है ग्रीन एंड रेड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसका ये मतलब है कि पेशेंट जो है अच्छा इसको फिर नाम क्या देते हैं? ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। दूसरा है कि रेड एंड ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता पेशेंट, तो उसको कहते हैं प्रोटेनोपिया। ये दोनों क्या है? कलर ब्लाइंडनेस के टाइप्स हैं। अब देखें, रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, इसका मतलब उसको ग्रीन चीज़ें भी रेड दिखाई देती हैं, ठीक है ना। ग्रीन चीज़ें भी उसको रेड दिखाई दे रही हैं। रेड कांट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ठीक है, तो उसको ग्रीन चीज़ें भी रेड दिखाई दे रही हैं, इस वजह से वो रेड और ग्रीन में फ़र्क ज़ाहिर नहीं कर सकता। उसको सारी चीज़ें रेड नज़र आ रही होती हैं, ग्रीन भी उसको रेड नज़र आता है। फिर है ग्रीन एंड रेड।
अब इसमें क्या है, इसमें फिर अपोजिट है, इसमें हमारे पास क्या है, वो ग्रीन और रेड को आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, मतलब उसको सारी चीज़ें फिर ग्रीन दिखाई दे रही होंगी, रेड चीज़ें भी ग्रीन दिखाई देंगी। तो ये है हमारे पास, ये डिफरेंस हुआ इनका। मिकार्डल डिजीज़ एंजाइम डिफिशिएंसी, इसमें कौन सा होगा, मसल फास्फोराइलेज, ये भी रट्टे की चीज़ है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया टाइप 1 विल हैव इंक्रीज लेवल ऑफ काइलोमाइक्रोन प्लस ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया मतलब एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हमारे पास बढ़ गया, दूसरा साथ में काइलोमाइक्रोन एंड ट्राइग्लिसराइड भी पढ़ेंगे। एपोप्रोटीन ए इज़ अ कंपोनेंट ऑफ HDL, ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में प्रेजेंट होगा। उसके बाद विच टाइप ऑफ एलर-डेनर सिंड्रोम इज इनहेरिटेड, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव हमारे पास एलर-डेनर सिंड्रोम कौन सा होता है, वो हमारे पास होता है काइफोस्कोलियोटिक एलर-डेनर सिंड्रोम, जिसमें काइफोसिस और स्कोलियोसिस होती है। काइफोसिस आपको पता है हंच बैक, जिसमें बैक इस तरह बैकवर्ड हमारे पास हंच हो जाता है इस तरह एरो की तरह, ठीक है। अब ये बंदा है उसका हमारे पास बैक इस तरह हंच, वो जैसे बूढ़ों में होता है, लेकिन अगर वो हमारे पास बूढ़ों में हमारे पास होता है, पैदाइशी भी कुछ लोगों में होता है, ठीक है, ये नॉर्मलिटी। तो ये हमारे पास काइफोसिस होता है। और स्कोलियोसिस क्या है, जिसमें हमारे पास साइड पे इस तरह, ठीक है, अब देखो हमारा वर्टिब्रल कॉलम फॉर एग्जांपल इस तरह है, उसका हमारे पास सीधा नहीं होगा बल्कि इस तरह, ये यहाँ से इस तरह आ रहा है और यहाँ से इस तरह टेढ़ा, ये मतलब साइड पे उसका जो है हमारे पास इस तरह कर्व होगा, उसको कहते हैं स्कोलियोसिस। अब काइफोसिस में एंटीरियर पोस्टीरियर हमारे पास क्या है, बैंड हो गया, उसमें हमारे पास राइट टू लेफ्ट हमारे पास क्या होता है, बैंड होता है स्कोलियोसिस में। तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन फ्रेगल एक्स सिंड्रोम है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन क्या है, फ्रेगल एक्स सिंड्रोम है। इनमें से सेलवाल लिपिड सॉल्युबल, सलवार लिपिड्स आर सॉल्युबल इन, सलवार के लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड्स हमेशा अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद प्रेग्नेंट लेडी फॉर एंटीनेटल विजिट, ठीक है, हैव बी HB7 शी वाज प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट, दिस शुड बी गिवन विद सिट्रस फ्रूट। अच्छा, अब आयरन सप्लीमेंट्स को सिट्रस फ्रूट मीन्स लीमू हो गया, ऑरेंज जूस हो गए, ऑरेंज हो गया, इनको कहते हैं सिट्रस फ्रूट। इनके साथ जब भी आप आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे तो ये इनमें हमारे पास प्रेजेंट होता है विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आपने देखा होगा, हम जैसे खाना खाते हैं, खाने के बाद डायरेक्ट क्या करते हैं, चाय पीते हैं। अब चाय का नुकसान ये होता है, चाय फिर हमारे पास उसमें कैफीन वगैरह जो कंपाउंड्स होते हैं वो फिर आयरन की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो उसकी वजह से भी अक्सर हमें क्या होता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती और हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है। और सेम इसी तरह जब हमारे पास कोई मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं, जिनके आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, पेशेंट, तो उनको भी हम काउंसल नहीं करते, उनको भी पता नहीं होता, वो हमारे पास क्या है, नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद हमारे पास डायरेक्ट क्या करते हैं, वो आयरन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। तो उसका नुकसान हमारे पास क्या है, नाश्ते में उन्होंने चाय पिया हुआ है, तो वो चाय के अंदर हमारे पास कैफ़ीन, कैल्शियम वगैरह ये सारे जो होते हैं, ये हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो फिर उसको आयरन सप्लीमेंट्स क्या है, फ़ायदा नहीं दे रहे होते इतना। इस वजह से जब भी आयरन सप्लीमेंट्स पेशेंट ले रहा हो तो उसको आप कहेंगे कि 2 घंटा जो है इस टैबलेट को नाश्ते के या चाय पीने के 2 घंटे बाद लेंगे, और फिर इस टैबलेट के खाने के बाद 2 घंटे तक आपने क्या है, दूध या चाय वगैरह कुछ नहीं पीना। हाँ, उसको आप ये कहेंगे कि जब भी आपने ये टैबलेट लेने हैं, उस टैबलेट लेने से पहले या उसके डायरेक्ट बाद आप क्या है, नींबू का जूस वगैरह या नींबू या माल्टा वगैरह खाएँ, उससे फिर क्या है, आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी। इसी तरह खाने के बाद भी आप नींबू का जूस वगैरह पी सकते हैं, उससे भी खाने में अगर आयरन होगा उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो सकती है। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट ट्राइग्लिसराइड्स आर प्रेजेंट इन काइलोमाइक्रोन्स में होते हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिलीवर्स हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल टू द पेरिफेरल टिश्यू। तो इनमें से हमारे पास कौन सा हमारे पास हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल को लीवर से उठा के पेरिफेरल टिश्यूज़ में हमारे पास, वो LDL है, LDL है, ठीक है। इसी वजह से तो LDL नुकसानदेह है ना, कि वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल को उठा के पेरिफेरल टिश्यूज़ में, आर्टरीज़ वगैरह में एक्यूमुलेट कर रहा है, कॉर्नरी आर्टरी में एक्यूमुलेट करेगा तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो जाएगा। मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन्स इन्वॉल्व इन DNA रिपेयर, तो वो है ऑटोसोमल रिसेसिव। फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विच विटामिन इज नेसेसरी है, थायामीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए थायामीन मतलब विटामिन B1, और प्रोटीन के लिए विटामिन B2, और लिपिड्स के लिए विटामिन B7 या बायोटिन। विच शुड बी गिवन फॉर मिकार्डल डिजीज़, उसके लिए हम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं मिकार्डल डिजीज़ में। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स क्रोमोसोम इन मेल इज़ हेमीज़ाइगस होता है ना, जाहिर सी बात है, हेमीज़ाइगस का मतलब एक एक्स होता है, उसमें हाफ, हेमी मीन्स हाफ। मदर मिल्क प्रेफर्ड और काउ मिल्क इज़ ड्यू टू अमीनोग्लोबुलिन, ठीक है, मदर मिल्क में अमीनोग्लोबुलिन्स होते हैं, काउ मिल्क में नहीं होते। पेशेंट विद फ्रेगाइल ब्लड वेसल्स विद गम्स इन्फ्लेम्ड एंड ब्लीडिंग,
तो ये हमारे पास क्या है, टिपिकल सिनारियो है स्कर्वी का, ठीक है। फ्रेगाइल ब्लड वेसल होते हैं और गम से ब्लीडिंग होती है, विटामिन सी की कमी की वजह से हो रहा होता है ना। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोसोल, ये हमने पहले भी पढ़ा था, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में उसके एंजाइम होते हैं। अब ये सारे प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, एचएमपी शंट एंड प्रोटीन सिंथेसिस तमाम साइटोसोल में होते हैं, इन सब के एंजाइम साइटोसोल में होंगे। टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट मोनोसोमी है, ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, दूसरा हमारे पास होता ही नहीं है, एक्स नॉट इस वजह से कह रहे हैं। वोन गिरकी डिजीज एंजाइम डिफिशिएंसी, इसमें क्या था, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज था, तो इसमें हमारे पास ये है। अच्छा सॉरी, वोन गिरकीज डिजीज़ में ग्लूकोज 6 फास्फेटेज डिहाइड्रोजनेज नहीं है, उसको तो हम लोग G6PD डिफिशियंसी कहते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डिफिशियंसी वोन गिरकी डिजीज़ है। अच्छा फिर है मार्फन सिंड्रोम, डिफेक्टिव प्रोटीन मार्फन सिंड्रोम में फेब्रिलिन होती है। रिगार्डिंग बार बॉडीज विच आर इनकरेक्ट हैं, आर इनएक्टिव कम्प्लीटली, ठीक है, बार बॉडीज इनएक्टिव होते हैं कम्प्लीटली, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये ठीक नहीं है, मतलब उनका थोड़ा बहुत हमारे पास क्या है एक्टिव होते हैं, थोड़े बहुत हमारे पास फंक्शन कर रहे होते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन के क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जैसे पालक वगैरह हो गए, साग हो गए। क्रॉनिक हाइपर विटामिनोसिस ए लीड्स टू हेपाटोस्प्लिनोमेगली, अगर आप विटामिन ए बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो क्या है, लिवर और स्प्लीन में एक्युमुलेट होगा और उसकी क्या इन्लार्जमेंट कर देगा, ठीक है। तो अक्यूट टॉक्सिसिटी में नोजिया, वोमिटिंग, वर्टाइगो और ब्लड विजन होगा। क्रोनिक टॉक्सिसिटी में क्या होगा, हेपेटोस्प्लिनोमेगली होगी। उसके बाद RER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन का लास्ट पार्ट था, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रहे थे आपस में और क्या वाटर बन रहा था। अब उसको हम कह रहे थे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और उस दौरान एटीपीज भी बन रहे थे, ठीक है, NADH सारे एटीपीज में कन्वर्ट हो रहे थे। अब वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाले प्रोसेस को कह रहा है कौन स्टॉप करता है, अनकपलिंग का मतलब कौन स्टॉप करवा रहा है, तो वो क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन अगर होगा तो वो स्टॉप करेगा। अब ऑप्शंस में नॉरएपिनेफ्रिन है नहीं, तो दूसरे नंबर पे थायरॉक्सिन है, ठीक है, तो यहाँ पर थायरॉक्सिन है, उसको करेक्ट किया हुआ। तीसरे नंबर पे एपिनेफ्रिन है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल सिंड्रोम कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।